फाइनली आज अगर मैं बात करूं तो जेकेपी कांस्टेबल का मॉक टेस्ट 4 आपके लिए लेकर आ चुका हूं, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स कवर करे जाएंगे। और जेकेपी के पेपर को देखते हुए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहां पर जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और आपको बता दूं, जो पहले 3 मॉक टेस्ट थे उनका लेवल बेसिक चल रहा था, बट आज का जो पेपर है, आज का पेपर का जो लेवल है, पहले 3 पेपर जो हुए थे आपके मॉक टेस्ट थे उससे थोड़ा अच्छा रहने वाला है। तो आज के क्वेश्चन थोड़े एक्स्ट्रा ही, ज़्यादा भी नहीं, 54-55 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आज के पेपर में आपके 40 के आसपास मार्क्स भी आ रहे हैं, 40 को क्रॉस कर, तो उसका मतलब आप अच्छा स्कोर यहाँ पर कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में रहेगा, इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी, जाके ज़रूर देखेगा, वो भी आपके काम आने वाली हैं। तो आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा गया है, इंडिया वॉन द आईसीसी मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। कब इंडिया ने पहली बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था? मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो 1983 में वो वर्ल्ड कप हुआ था, जब इंडिया ने पहली बार मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो टाइटल वो जीता था। 1983 की वो बात है, आप सभी ने ज़रूर सुना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जब इंडिया ने पहली बार टाइटल जीता था तब होस्ट कौन था, कौन सी कंट्री में ये मैचेस वगैरह चल रहे थे? तो ये मैचेस इंग्लैंड में भी चल रहे थे, इंग्लैंड के साथ साथ ये मैचेस वेल्स में भी चल रहे थे। क्या पता डिफ़िकल्ट अगर वो बनाना चाहे, आपसे पूछ सकते हैं कि जो फाइनल मैच हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो लॉर्ड्स वाला जो ग्राउंड आता है इंग्लैंड में, वहाँ पर फाइनल मैच यहाँ पर हुआ था। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया का जो फाइनल हुआ था किसके साथ हुआ था, या फिर रनर अप कौन रहा था? तो वहाँ पर आपको बताना है वेस्ट इंडीज़ यहाँ पर जो है वो रनर अप रहा था। आगे चलते हैं, आज के सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडिया की सबसे पुरानी आयरन स्टील कंपनी कौन सी है? 4 तरह के ऑप्शन आपको दिए गए, आपने बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये वो कंपनी जिसे आज के टाइम पे हम टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से जानते हैं, इसी को पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TISCO के नाम से जाना जाता था। आज के टाइम में हम सिंपली टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से जानते हैं, तो यही पुरानी कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे ये है कहाँ पर है, तो ये जमशेदपुर, अगर हम बात करेंगे जमशेदपुर कहाँ पर, अगर आपको नहीं पता, झारखंड में जमशेदपुर है, तो झारखंड में आपको ये कंपनी देखने को मिलेगी। लेकिन इसके हेडक्वार्टर पूछ रहे तो हेडक्वार्टर इसके कहाँ पर आ जाएंगे? मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर आ जाएंगे। ये पॉइंट भी पता होने चाहिए। और इसके फाउंडर अगर हम बात करेंगे तो फाउंडर में आपको टाटा नाम देखने को मिलेगा, तो आपसे वो पूछेगा नहीं। तो 1907 में इसकी फाउंडेशन हुई थी, इतना याद कर लो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। इनमें से सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक इंडिया की कौन सी है? भोपाल लेक एक ओल्डेस्ट लेक है, आर्टिफिशियल मैन मेड लेक है, बट लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, ऑप्शन नंबर 3 आपको देखने को मिल रहा है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये है कहाँ पर है? यूपी वाली साइड में, तो ऑप्शन नंबर डी या सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 4 की बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन में आएगा, यहाँ पे कहा गया है, इन विच ईयर डिड इंडिया मेक इट्स ओलंपिक डेब्यूट इन हॉकी। इंडिया ने जो है पहली बार ओलंपिक्स में, इंडिया की जो हॉकी टीम है उन्होंने पहली बार ओलंपिक्स में कब पार्टिसिपेट करा था, कौन से ईयर में पार्टिसिपेट करा था? तो इंडिया ने पहली बार 1928 में पार्टिसिपेट करा। तो 1928 में जब पहली बार पार्टिसिपेट करा तो इंडिया पे गोल्ड मेडल लेकर आया था। और 1928 में इंडिया ने गोल्ड मेडल आया, पहली बार पार्टिसिपेट करा। और पहली बार तब ऐसा था किसी एशियन कंट्री ने जो गोल्ड मेडल लाया था। बड़ा इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। और ये जो डेब्यूट हुआ कहाँ पे था, ये मैचेस कहाँ पे हुए थे? ये नीदरलैंड में हुए थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कहा जा रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल इनमें से ऐसे जो बोलता है हाँ इंडिया में एक पोजीशन होनी चाहिए, उस पोजीशन को वाइस प्रेसिडेंट बोला करेंगे? ये कौन सा आर्टिकल हमें बोलता है? ये हमें आर्टिकल नंबर 63 बोलता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 64 वाला आर्टिकल हमें बोलता है जो कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही चेयरमैन भी होंगे, किसके? राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन में कहा जा रहा है, द इनॉग्रल मैच ऑफ वुमेन प्रीमियर लीग 2023, जो पहला मैच होता है वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का, ये कौन सी कहाँ पर खेला गया था? तो देखिए वुमेन प्रीमियर लीग की बात करेंगे, इसका जो पहला एडिशन था वो 2023 ही था। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है 2024 का लेटेस्ट एडिशन रहा। लेटेस्ट एडिशन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे कोर विनर रहा, अगर आपसे वो पूछेगा, RCB यहाँ पे विनर रहा था। RCB और दिल्ली कैपिटल्स का फाइनल हुआ जहाँ पे RCB यहाँ पे विनर रहा था, ये आपको पता होना चाहिए।
और जिसका पहला एडिशन हुआ था, पहले एडिशन में मुंबई और दिल्ली का मैच हुआ था फाइनल, जिसमें मुंबई विनर रहा था। तो दिल्ली दोनों बार रनर अप रहा, लेकिन पहली बार विनर मुंबई रहा था, दूसरी बार यहाँ पे आरसीबी रहा। वुमेन प्रीमियर लीग की बात करी जा रही है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, वुमेन प्रीमियर लीग का जो पहला मैच हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, अगर आपसे वो पूछा गया तो मुंबई में हुआ था, नवी मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन में आ रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है विच लैटिट्यूड लाइन पासिस टू द मिडल ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ द कंट्री। कौन सी ऐसी लाइन है जो इंडिया के मिडल से निकलती है जिसकी वजह से कंट्री क्लाइमेट में भी इफेक्ट पड़ता है। तो वो लाइन हम उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको तो इक्वेटर 0 डिग्री है, इसे 23.5 डिग्री ऊपर से जाओगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाएगा। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंपॉर्टेंट लाइन जो हमारे इंडिया से पास होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ट्रॉपिक ऑफ इंडिया जो है कैंसर जो इंडिया की 8 स्टेट से होकर निकलता है, वो 8 स्टेट कौन सी हैं वो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम स्टार्टिंग करें तो पहले आपको गुजरात देखने को मिलता है, फिर आपको राजस्थान देखने को मिलता है, एमपी देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 स्टेट जहाँ से जो यहाँ से जो ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। क्वेश्चन 8 की बात करें, कहा जा रहा है व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। पहली बार सेंसस इंडिया में कब कंडक्ट कराया था। कंप्लीट सेंसस की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, अगर पहला सेंसस बोलेगा सिंपली तो 1872 में हुआ था, लेकिन कंप्लीट सेंसस बोलेगा तो 1872 वहाँ पर नहीं बोलना है, वहाँ पर आपको आंसर बताना है 1881। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 फरवरी की वो डेट थी और इस टाइम पे सेंसस कमिश्नर कौन था आपसे वो भी एग्जाम में पूछा गया एक बार। तो WC याद रखिएगा, प्लॉडेन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। आपको सामने स्क्रीन में कहा जा रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय। इंडिया के प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करते हैं। सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर, या काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर, या इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट। देखो, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए ना, तो चाहे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हो, इसके सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें नॉमिनेट का कोई रोल नहीं होता, तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स का रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। कहा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जाम्पल कौन सी है। एक हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर आ जाता है, जिसमें फेमस डॉट प्रिंटर आ जाएगा, डॉट मैट्रिक्स आ जाएगा, डेजी व्हील आ जाएगा, ड्रम प्रिंटर आ जाएगा। नॉन इम्पैक्ट की बात करेंगे, इसमें इंकजेट आता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, लेज़र प्रिंटर वगैरह आ जाएगा ना। ये ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है। 01 की लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 की बात करेंगे। कहा जा रहा है इनमें से क्या है जो कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो IQ जो कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बाकी वर्सटाइल भी होता है, एक्यूरेसी भी है, इंटेलिजेंसी वगैरह भी, सभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। डाटा की सबसे छोटी यूनिट आपको क्या देखने को मिलती है। बिट देखने को मिलती है या निबल देखने को मिलती है। ये मैं होम टास्क आप नहीं लिख रहा हूँ, KB हटा रहा हूँ, बाइट हटा रहा हूँ। इन दोनों में से क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। कहा जा रहा है लाडली बेटी स्कीम की बात करेंगे, इसे कब लॉन्च करा गया था, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो लाडली बेटी स्कीम की बात करेंगे, 1 अप्रैल 2015 को लॉन्च करा गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। जेलेंस्की आप सभी नाम सुनते होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति इन नीति आयोग। नीति आयोग की बात करेंगे, इसमें नीति की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है। नीति आयोग जिसकी फॉर्मेशन 2015 में हुई, पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में कहा जा रहा है मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर सिस्टम। मानस कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो वो ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग सेपरेट्स मिनिकॉय टू मेन लक्षद्वीप। कौन सा चैनल ऐसे जो मिनिकॉय को मेन लक्षद्वीप से अलग करने का काम करता है। देखो 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे, ये मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने का काम करता है। फिर यू करें लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करने का काम करता है। 9 डिग्री की बात करेंगे, ये करता है मिनिकॉय को मेन लक्षद्वीप से अलग करने का काम। तो 9 डिग्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर 10 डिग्री पूछा जाए तो अंडमान निकोबार को अलग करने का काम करता है। क्वेश्चन 19 की बात करें। कहा जा रहा है बगलिहार डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन, आप सभी को इसका जरूर पता होना चाहिए। तो बगलिहार डैम की अगर हम बात करेंगे, चेनाब नदी पे बना हुआ, रामबन डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 की बात करें। कहा जा रहा है विच टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग सैफरन क्रॉप इन जम्मू कश्मीर। अगर जम्मू कश्मीर सैफरन की खेती करनी है, एक सेकंड रुकेगा।
यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सी सॉइल जो बेस्ट है सैफरन की खेती के लिए, तो सैफरन की खेती के लिए करेवा सॉइल सबसे बेस्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 की बात करें, कहा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द यूटी बर्ड ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का प्रेजेंट में यूटी बर्ड कौन सा है, तो खलीज फिजेंट आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 की बात करें, कहा जा रहा है हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट करी गई, उस टाइम में इंडिया के वाइसरॉय कौन हुआ करते थे, लिलिथुओ की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा इस यूट्यूब चैनल की बात करेंगे, यहाँ पर जेके लेटेस्ट इन्फ्यूज़ का नाम है, तो यहाँ पर मैं वीडियोज़ एजुकेशन वाली भी लाता रहता हूँ, अपडेट्स वाली भी लाता रहता हूँ। तो दोनों तरह की वीडियोज़ यहाँ पर अवेलेबल है। आपको अगर अपडेट्स चाहिए तो भी सब्सक्राइब कीजिए, अगर एजुकेशनल वीडियोज़ चाहिए तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करें, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लो, वहीं पर आपको पीडीएफ वगैरह सारे मिलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में आने कहा जा रहा है दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करेंगे, ये किससे जुड़ा हुआ दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करेंगे, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ अवार्ड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ रहे दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित करा गया, 2024 में किसे सम्मानित करा, तो मिथुन चक्रवर्ती की बात करेंगे, उन्हें सम्मानित करा गया। तो मिथुन अगर आपको नाम याद रखना है तो वो ऑप्शन जिसमें भी आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऐसा इनमें से ऐसा ऑप्शन जिसे क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं, क्विक सिल्वर जो है मरकरी को कहा जाता है, एच का सिंबल रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 में कहा जा रहा है हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के फाउंडर का नाम क्या है, आपको यहाँ पर ये बताना है। 4 तरह के ऑप्शन आपको दिए गए, बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आत्माराम पंडुरंग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। When was the चंपारण सत्याग्रह स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट करा था, 1917 में स्टार्ट कर, जब पहली बार जब इंडिया में आते हैं तो चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट करते हैं। इंडिगो की खेती, नील की खेती को लेकर समस्या थी, उसे सुलझाने का काम करा था। 1917 चंपारण बिहार में आता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में आएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है हु कैन फाइल एन RTI एप्लीकेशन। RTI एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो RTI की एप्लीकेशन किसको अगर लगानी है, जो इंडियन सिटीजन है वो लगा सकते हैं, तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर एन PIO फॉर नॉट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। अगर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर टाइम पर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं तो कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी, तो 250 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 की बात करें, कहा जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम आपके सामने है, अ नाइट आउल, इसका जो सही मीनिंग है वो क्या हो जाएगा। नाइट आउल का मतलब है वो जो रात को देर तक काम करना प्रेफर करता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पंक्चुएशन कहा गया कि पंक्चुएशन बताइए कहाँ पे सही हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 तरह के ऑप्शन दिए गए, इसको सही करके बताना क्या सही हमारे पास हो जाएगा। तो देखो, जर्मनी, जापान एंड इटली फॉर्म द लाइन्स। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, फुल स्टॉप होता है हमारे पास, ये भी सही रहता। तो यहाँ पे फुल स्टॉप तो है नहीं, ये गलत हो गया। बाकी 3 ऑप्शन की बात करेंगे तो देखो, अगर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे, ऑक्सफोर्ड के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, जब 3 चीज़ों को सेपरेट करना है तो बीच में एंड अगर तभी हम कॉमन लगा सकते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 31 की बात कर रहे हैं कि आपके सामने स्क्रीन में कहा जा रहा है प्लस का मतलब मदर होता है, इसका मतलब ये होता है, तो बताओ 4 + 3 / 2 / 1 - 5 का मतलब क्या हो जाएगा। पहले प्लस की बात करेंगे, प्लस का मतलब होता है मदर, तो 4 + 3 का मतलब क्या हो जाएगा। 4 जो है वो मदर है, किसकी मदर है, 3 की मदर है, 3 का जेंडर मुझे नहीं पता। डिवाइड का मतलब होता है A / B का मतलब A इज़ द फादर ऑफ B, तो 3 / 2 का मतलब 3 इज़ द फादर ऑफ 2। मैंने ये कर दिया। फिर से डिवाइड का साइन देखने को मिल रहा है, 2 / 1 का मतलब हो जाएगा 2 इज़ द फादर ऑफ 1, 2 इज़ द फादर ऑफ 1 हो जाएगा। और माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है ब्रदर, तो 1 - 5 का मतलब हो जाएगा 1 इज़ द ब्रदर ऑफ 5। ये मैंने इस तरह से बना दिया। तो आपको बताना है 4 का क्या रिश्ता है 2 के साथ, तो 4 का क्या रिश्ता है 2 के साथ, तो 4 जो है वो 2 की पापा की माँ है, फादर मदर, तो फादर्स मदर आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 32 की बात करें, कहा जा रहा है विस्क का रिलेशनशिप DRHP के साथ है, लेंट का रिलेशनशिप OVMG के साथ है, तो बैंक का किसके साथ हो जाएगा। देखो रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे, DRHP का रिलेशनशिप किसके साथ है, यहाँ पर आपको WISK का रिलेशनशिप इसके साथ। ये पैटर्न कैसे है, W का रिवर्स D होता है, I का रिवर्स R होता है, S का रिवर्स H, K का रिवर्स P होता है। वैसे L का रिवर्स O होता है, E का रिवर्स V होता है, N का रिवर्स M और T का रिवर्स G होता है। तो बैंक में B का रिवर्स Y हो जाएगा, A का रिवर्स Z हो जाएगा, N का रिवर्स M हो जाएगा और G का रिवर्स T हो जाएगा। तो YZMT आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेगी, क्वेश्चन 33 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है ये लेटर सीरीज आपके सामने चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क में आपके सामने क्या आ जाएगा आपको वो बताना था। देखो आई है 9th नंबर पे, M है 13 नंबर पे,
Q है 17 नंबर पे, U है 21 नंबर पे। तो पहले 2 का गैप चल रहा है, फिर 11 के बाद अच्छा 13 है ना, 13 पहले 4 का गैप चल रहा है, फिर 4 का गैप है, फिर 4 का, दोबारा 4 अगर मैं लगाऊंगा तो 21 में 4 ऐड करो 25, तो y मुझे तीनों ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अब मुझे नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा इसके बाद क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पर m है, m 13 नंबर पे आता है, p 16 पे आता है, s 19 पे, v 22 नंबर पे आता है। 3 का गैप चल रहा है, तो आगे 25 नंबर पे मेरे पास फिर y आता है, तो y के बाद दोबारा से y आना चाहिए। अभी थर्ड की तरफ मुझे चलना पड़ेगा। यहाँ पे h जो कि 8 नंबर पे आता है, j 10th नंबर पे आता है, l 12th नंबर पे, n 14 नंबर पे, आगे 16 नंबर पे मेरे पास क्या आता है, p आता है। तो y के बाद p आना चाहिए था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 34 की बात करेंगे, कहा जा रहा है कोडिंग लैंग्वेज उसमें 5 की कोडिंग ये करी गई है, 4 की कोडिंग ये, 3 की कोडिंग क्या हो जाएगी। देखो कोडिंग का पैटर्न समझो क्या यहाँ पे करा गया है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई भी कर सकते हो। f 5th नंबर पे आता है, तो 5 की डबल करो 10, वो लास्ट में लिखा हुआ है। i 9th नंबर पे आता है, 9 का डबल करो 18। ये कैसे किया हुआ है, कैसे 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 किया, कुछ यहाँ पे मिस्टेक, हाँ ठीक है, कुछ सेम टू सेम सामने किया हुआ है। f 6 नंबर पे आता है, 6 का डबल करो 12। i 9th नंबर पे आता है, डबल करो 18। v 22 नंबर पे आता है, डबल करो 44। e 5 नंबर पे डबल करो 10 आ जाता है। 4 नंबर पे डबल करो तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये 4, अच्छा ठीक है। f 6 नंबर पे आता है ना, तो 6 से डबल 12 किया हुआ है, o 15 का डबल 30 किया हुआ है। तो वैसे t 20 नंबर पे आता है, 20 का डबल करो 40 आ जाएगा। h 8वें नंबर पे आता है, 8 का डबल करो 16 आ जाएगा। r 18 नंबर पे 18 का डबल करो 36 आ जाएगा। फिर आगे 10 और 10 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन लास्ट में 10 देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 35 की बात करेंगे, कहा जा रहा है आपको, अगर हमें कहा जा रहा है प्लस और माइनस को इंटरचेंज किया जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड को इंटरचेंज किया जाए, तो कौन सा क्या इसका आंसर आएगा। देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज करना है, तो मैं लिखूँगा 342 डिवाइड बाई 18 करूँगा। फिर उसके बाद प्लस माइनस को भी इंटरचेंज करना है, प्लस की जगह माइनस लगा दो, माइनस की जगह प्लस लगा दो, और डिवाइड की जगह मुझे क्या लगाना था, मल्टीप्लाई लगाना था। इसको मुझे सॉल्व करके बताना क्या आंसर आ जाएगा, तो इसको हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। एक बार वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूँ, पहले मुझे डिवाइड करना पड़ेगा ना। अगर मैं डिवाइड करना स्टार्ट करूँ, देखो यहाँ पर 342 डिवाइड बाई 18 अगर मैं करूँगा, तो अगर मैं इसको 9 की अगर मैं इसको 6 से टेबल से हटो, 6 3 18 आ जाएगा, 6 5 30, तो 6 7 42 आ जाएगा, 3 1 3 3 1 3 3 9 27 आ जाएगा। तो मेरे पास 19 आ रहा है, यहाँ पे 19 बच गया, माइनस 79 वहीं पे वैसे रख दो, प्लस 45 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 135 मेरे पास आ जाएगा। तो बस 135 में अगर आप 19 ऐड करोगे तो 140 150 154 आ जाएगा, और 154 में से आपको 79 माइनस करना है। तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे कोई मिस्टेक वगैरह कर चुका होगा मैं, 135 5 40 10 50 154 आ रहा है ना। तो 154 में से 79 मुझे माइनस करना है, तो मेरे पास 5 आ जाएगा पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 85 बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 36 की बात करें, आज कोडिंग लैंग्वेज है, लेट इट गो की कोडिंग ये करी गई है, दिस इज इट की कोडिंग ये करी गई, इट की कोडिंग क्या हो जाएगी। तो अगर ध्यान दिया जाए, इट यहाँ पर भी है, इट यहाँ पर भी है, तो कुछ ना कुछ कॉमन कोडिंग भी होगी। दोनों जगह देखा जाए, यहाँ पे भी वीसी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी वीसी देखने को मिल रहा है, इसका मतलब इट की कोडिंग वीसी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 37 की बात करें, कहा जा रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको वो बताना है। तो पैटर्न यहाँ पे पहचानना पड़ेगा, पैटर्न किस तरह का चल रहा है। देखो 1 और 6 की अगर हम बात करेंगे, 5 का गैप देखने को मिल रहा है, 6 और 31 में 25 का गैप है। 31 और 156 की बात करेंगे, 5 तो 125 का गैप देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो 5 5 की पावर 2 5 की पावर 3 आगे 5 की पावर 4 का गैप, लेकिन 625 मेरे पास आना चाहिए था। तो 156 में आप एक काम करो, 625 ऐड कर लो, तो कितना आ जाएगा 11 8, तो 781 के आसपास ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 38 में कहा जा रहा है डिक्शनरी के हिसाब से इनको मैनेज करो, डिक्शनरी में पहले क्या आएगा बाद में कौन सा आएगा। तो देखो एम ए तो सब जगह कॉमन है, वहाँ से मैं बता नहीं सकता। थर्ड लेटर की बात करूँगा, एन 14 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, जी 7 नंबर, टी 20 नंबर पे। तो पहले मेरे पास ये वाला आना चाहिए, सीक्वेंस मेरी 4 से स्टार्ट होनी चाहिए। अब 4 के बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या आना चाहिए, तो एम ए सब जगह देखने को मिल रहा है, एन यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो 4 के मेरे पास 2 आना चाहिए। अगर आप सीक्वेंस अगर आप देखोगे तो 4 2 से सीक्वेंस हमारी स्टार्ट होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन 39 की बात करें, कहा जा रहा है स्टेटमेंट कंक्लूजन क्वेश्चन आपके सामने आ गया। स्टेटमेंट में कहा गया है ऑल फैंस आर ब्राउन, जितने भी फ़ैन हैं वो क्या हैं, वो सभी ब्राउन हैं।
कुछ ब्राउन जो है हमारे पास चेयर है और कुछ चेयर हमारे पास प्लास्टिक है, यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। कंक्लूजन में कहा गया सम ब्राउन्स और फैन, कुछ ब्राउन फैन है। तो इस तरह की कैटेगरी में आपको पता है अगर आपको बाहर से अंदर की तरफ आना है सब वाली कैटेगरी सही होती है, तो ये मेरे पास सही हो जाएगा। कुछ चेयर ब्राउन है, ये भी सही हो जाएगा। नो चेयर इज प्लास्टिक, ये गलत, कुछ चेयर तो प्लास्टिक है ना, इसका मतलब कंक्लूजन 1 भी सही, सेकंड भी सही। तो ओनली कंक्लूजन 1 एंड सेकंड फॉलो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 40 की बात करेंगे, कहा जा रहा है राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल। देखो राहुल की घड़ी है, 6 बजे का टाइम हो रहा है। अगर 6 बजे का टाइम और इसका मतलब छोटा हैंड यहाँ पर, बड़ा हैंड यहाँ पर है, तो इस टाइम पे जो छोटा हैंड है वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, और हमें पता है डायरेक्शन नॉर्थ के इधर हमारे पास ईस्ट होता है। तो नॉर्थ से जब भी राइट साइड में हम जाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, ईस्ट आता है, और यहाँ पे वेस्ट आता है। ऐसी डायरेक्शन हमारे पास आती है। जब 9:15 का टाइम हो रहा होगा तो 9:15 का टाइम का मतलब क्या है, बड़ा हैंड यहाँ पर इस तरफ जा रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो वेस्ट हमें ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 41 की बात करें, कहा जा रहा है कि इवनिंग का टाइम है, तो सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूरज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। शैडो यहाँ बनेगी या फिर यहाँ बनेगी। रेहा और हिमा फेस टू फेस बात करें, मतलब फेस टू फेस ऐसे बात कर रहे होंगे। राइट साइड में शैडो बन रही है, तो इसके लिए जो शैडो बन रही है वो लेफ्ट है, इसके हिसाब से राइट साइड शैडो बन रही है। हिमा की शैडो बन रही है, ये हिमा की शैडो है, किसके राइट में, हिमा के ही राइट में है, तो ये हिमा हो जाएगी, ये रेखा हो जाएगी। तो बता दें रेखा कहाँ फेस करी, रेखा नीचे की तरफ, साउथ की तरफ फेस कर रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 42 की बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा गया कि AFJEF, नेक्स्ट अब क्या आ जाएगी। देखो यहाँ पर क्या है, ये छोटी सी मिस्टेक में कर चुका, यहाँ पे जे था, JAF JEF JIF JOF, आगे क्या आना था, तो JF आपको हर जगह देखने को मिले, बीच में वॉवल से AEIO आगे U आना था, तो JUF आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 43 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है SAB क्वेश्चन मार्क QCD इस तरह से, तो क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा, देखिए एन अगर मैं बात करूँ NOPQRS, ये सीक्वेंस पूरी चल रही है, R से स्टार्ट होना चाहिए था, एक ही ऑप्शन R से स्टार्ट हो रहा है, D, तो वो मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 44 की बात करेंगे, कहा जा रहा है विच डिजिट, कौन सा डिजिट जो है वो इस स्टार और डॉलर की तरह आना चाहिए, कि यहाँ पर आज तो हमारे पास नंबर 8 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो जाए। देखो अगर आप इनमें से कुछ भी डाल दो तो 5 से नंबर डिवाइड होगा ही होगा, मुझे 8 से चेक करना है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट 8 की टेबल में, तो 0 होना चाहिए, तो 8 की टेबल में आना चाहिए। अगर मैं 440 लगाऊंगा तो 8 5 40, 8 5 40, बिल्कुल 4 और 0 लगाने से मेरा काम बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है आपको, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा, 14.5 में से 13.5 निकाल को तो मेरे पास 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 लिख दो। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, 5 में से 1 माइनस करो, 4 बच जाएगा, 4 लिख दो। 7 में से 4 माइनस करो, 3 बच जाएगा। 3 में से 3 माइनस करो, 0 बच जाएगा। तो 15.5 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 15.5 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें, ये सारी ब्रैकेट देकर डरना नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन 46 की बात करेंगे, कहा जा रहा है एक शॉपकीपर है, अपने आर्टिकल का प्राइस 5,000 रुपये रखता है, 3 तरह के डिस्काउंट दे, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना रहा। तो देखो कितना प्राइस था, 5,000 रुपये प्राइस था, तो 5,000 वहाँ पे लिख दो। पहला डिस्काउंट 20%, मतलब 20% का मतलब कितना हो गया, 80/100 डिस्काउंट है, तो माइनस पे करना पड़ेगा। 15 का मतलब 85/100, और 10 का मतलब 90/100 मेरे पास आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ये 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल कर लो, ये 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल कर लो, है ना। 5 2 10 कर लो, 5 1 5, 5 7 35 कर लो, 2 1 2, 2 4 8 कर लो। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब 4 को 9 से करो 36 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 42 आ जाएगा, तो 4 यहाँ पे लगा दो, 21 और 21 और 6 27 31, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 612 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 2 10, 6 5 30, ये कुछ 3060 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, कैलकुलेशन आप भी चेक कर लेना, ठीक है। अब मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, आदमी कुछ डिस्टेंस कवर करता है स्कूटर से 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जब वापस आता है तो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आता है, तो एवरेज स्पीड क्या रही है। ऐसे केस में एवरेज स्पीड कैसे निकालते, तो फॉर्मूला था 2 × x × y अपॉन x + y। जब आपको स्पीड दी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो ये फॉर्मूला होता है, x होती है पहली स्पीड, y तो दूसरी स्पीड। चलो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे पहली स्पीड के साथ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी स्पीड के साथ, नीचे दोनों को ऐड कर देंगे, 64 + 16 कर लेंगे, है ना। तो 2 × 60 को अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं करूँगा, देखो ऊपर मेरे पास कितना आ जाएगा, एक सेकंड रुकेगा,
ऊपर मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 64 इंटू 16, नीचे 64 और 16 को जब मैं ऐड करूँगा तो 80 मेरे पास आ जाएगा, है ना। 2 1 2 240 ऐसे मेरे पास आ जाएगा। तो 4 को 10 से करो 40, 4 को 4 से करो 16, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा हमारे पास 128/5 करना पड़ेगा। तो 5 2 ज़ा 10, 5 is 25, 25.6 आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने स्क्रीन में कहा जा रहा है दिव्या की बात करें वो कार परचेज करेगी इतने रुपीज़ में और इतने रुपीज़ में बेची गई है, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ। देखो 3,50,000 रुपये में ली, 4,35,000 में बेची है, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ 85,000 का उसे प्रॉफिट हुआ ना। 85,000 का प्रॉफिट हुआ, डिवाइड में जो कॉस्ट प्राइस होती है वो लिखना पड़ता है, मल्टीप्लाई में मुझे कितना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में मुझे 100 करना पड़ेगा। ये 3 0 3 0 काट दो, ये 1 0 1 0 काट दो, 5 2 ज़ा 10, 5 को 7 से करो 35। तो अगेन को मल्टीप्लाई करके तो आप डिवाइड में कर लो, पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 49 की बात करें, कहा जा रहा है रोहित की बात करेंगे, एक ओल्ड बैट खरीदता है 1280 रुपये में, 120 रुपये लगाता है रिपेयरिंग में और इतने में बेचता है, तो कितना लॉस हुआ उसको। देखो 1280 में उसने लिया, 120 रुपये रिपेयर में लगा दिया, इसका मतलब उसको कितने का बड़ा बैट ही उसको पड़ा है 1280 प्लस 120 अगर हम करेंगे तो 1400 का उसको बैट पड़ा, उसे बेचा 1050 में, तो उसको कितना लॉस हो गया 350 उसको लॉस हो गया। डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी इसको, जो टोटल मिला दो आप 1400 उसकी कॉस्ट प्राइस थी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, तो 25% का लॉस हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 50 की बात करें, कहा जा रहा है एम रेशो एन इसके बराबर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो एम प्लस एन अगर मैं करूँगा तो 15 आ जाएगा, एम माइनस एन करूँगा तो 9 में से 6 के 3 आ जाएगा, तो मेरे पास 5:1 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 51 में कहा गया है ईडियम का मतलब बताना है फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल होना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रेक अलग का मतलब किसी को गुड लक विश करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 में कहा गया है आपको यहाँ पर कि आपको होमोफोन फिल करना है। यहाँ पे कई सारे रोड एक्सीडेंट में लोग जो है वो अपनी हड्डियाँ तोड़ बैठते हैं क्योंकि उनकी व्हीकल की ब्रेक फेल हो जाए, ब्रेक फेल होना मतलब BRAKE ब्रेक फेल हो जाना, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्यूचर टेंस में इसको आपने कन्वर्ट करना तो क्या करोगे, देयर मल्टीपल फैसिलिटीज़ के क्या बन जाएगा, देयर विल बी मल्टीपल फैसिलिटीज़, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का सेशन में ऐड करने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन सही लगा होगा, वीडियो को शेयर भी करोगे। थैंक यू, जय हिंद और आप सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट।